हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की और चैप्टर नंबर 11 चल रहा था और ये हमारा आखिरी टॉपिक है जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो 11.3 वाले टॉपिक में दे रखा है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अर्बनाइजेशन पे, बाकी इमर्जिंग इश्यूज़ पे काफ़ी सारी बात हुई। अब जो नेक्स्ट इसमें इशू है या डेटा आपको दे रखा है, मेजरली मुझे यहाँ पे डेटा ज़्यादा दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या क्या काम हुआ है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में काम हुआ है। तो पहला जो डिपार्टमेंट है या जो पहली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सर्विस है, इट इज़ एजुकेशन। देखें एजुकेशन में क्या क्या बोला हुआ है। तो पहले तो ठीक है, बेसिक सी चीज़ें समझाइए कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें बताई हुई है। तो टीचिंग और लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट पे बात हुई है। आगे बोला है कि ह्यूमन कैपिटल जो है, इट रिफर्स टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू विच द फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर बीइंग डेवलप। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस के बारे में ज़्यादा बातें की है यहाँ पे। तो टेक्निकली टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, बुक में दे रखा है तो एक बार बेसिक डिस्कशन करना तो अपना बनता है। प्रोफेसर जो मार्शल हैं उन्होंने क्या बोला इसके रिगार्डिंग वो भी देखते हैं। एवरी जनरेशन इनहेरिट्स वैल्यूज़ फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। ये तो इम्प्लाइड है ना, हम अपने पूर्वजों से ही सीखते हैं। Which is a true inheritance. If the physical wealth of the world gets destroyed, if the ideas to create physical wealth is not destroyed, we can retrieve the resources quickly. मतलब फिजिकली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो भी जाए इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आइडियाज़ हैं, जो हमारी मेंटल वेल्थ है, ठीक है, जो नॉलेज है, वो अगर हमारे पास है तो हम ज़ीरो से सारी चीज़ें वापस बिल्टअप कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी हमारे पास रहेगी। ओके, फिर क्या बोला है आगे वो भी देखें। We can retrieve the resources quickly, but if the ideas themselves are destroyed, the physical wealth will remain unutilized, and with time such resources will be lost and the world will be at the doorstep of poverty. ठीक है, तो नॉलेज की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, वो तो ऑब्वियस है। इन दिस सिचुएशन एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपर्टीज एट्सेट्रा, इट इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ों से डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एजुकेशन लेवल से टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, हमारे पास नॉलेज कितना है, हमारा जो वर्क फोर्स है वो कितना स्किल्ड है, कितना एक्सपर्ट है, उस चीज़ से हमारी डेवलपमेंट पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ने वाला है। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी यहाँ पे की है। तो आई थिंक ये आपको रिलेट हो जाएगा। इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। टॉपिक्स मैंने देखे हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को आइडिया नहीं होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट बात हो रही है सिनारियो क्या है अभी एजुकेशन का इंडिया में। तो बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो भी एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज़ में अपना काम कर रहा है, और एजुकेशन को एज के बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। तो उस पर आप सब ये चीज़ से पास होते होते यहाँ तक पहुँचे हो। वही प्राइमरी एजुकेशन है, अपर प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी जिसमें अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो, एंड आगे जो आप बढ़ने वाले हो कॉलेज, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप फेस करने ही वाले हो ऑब्वियसली। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं। आफ्टर 8+ स्टैंडर्ड ITI स्टडी कैन बी टेकन अप। ये एक ऑप्शन दे रहे हैं, ITI स्टडी आप ले सकते हो, जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बोला जाता है और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है, जो एज ए स्टूडेंट आप अचीव कर सकते हो। तो ये एक्चुअली ITI के जो कोर्सेज़ हैं, इनको वोकेशनल कोर्सेज़ भी बोला जाता है। ये कोर्सेज सेटअप करने का पर्पस ये है कि आपको सीधा प्रैक्टिकल काम सिखाया जाए और आप उस बेसिस पे आगे कुछ अपनी लाइफ में कर सकें वैसा। नेक्स्ट 6 to 14 ईयर्स के एज के लिए सरकार ने रूल पास किया है कि कंपलसरी और फ्री एजुकेशन होना चाहिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो ये काम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सरकारी स्कूल्स जो होती हैं जो बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो अच्छी बात है। ड्यूरिंग द एरा ऑफ प्लानिंग राइट फ्रॉम द किंडरगार्टन लेवल टू द वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन हैज़ टेकन प्लेस। ये सब चीज़ें हुई है। अब शुरू होता है यहाँ से डेटा, कितने बच्चे कौन सी स्कूल में हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ दे रखा है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, गुणोत्सव, प्रवेशोत्सव, ठीक है, तो उसमें बच्चों को एग्ज़ाम पढ़ाई लिखाई के लिए एनरोल करना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। एजुकेशन फॉर ऑल का सर्व शिक्षा अभियान और RTE बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। तो ये सब पॉइंट्स पे भी सरकार ने अपने अपने काम किए। ठीक है, अब इन चीज़ों को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना 100% सक्सेस रेशियो पे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश हमेशा करती रहती है। लिटरेसी का एक्सटेंट बताया हुआ है कि सेंसस के हिसाब से कि इंडिया में कितने लोग लिटरेट हैं, कितने नहीं, ठीक है, और गुजरात में क्या डेटा है। तो आप सामने सामने कंपेयर कर सकते हैं। गुजरात का लिटरेसी रेट एवरेज से तो ऊपर ही रहा है, तो ठीक है, इट इज़ अ गुड पॉइंट, लेकिन और बढ़ाया जा सकता है। अब एजुकेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ हेल्थ।
हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ WHO। WHO ने क्या बोला, क्या डेफिनेशन दी वो भी देखें। बोला इट इज़ नॉट जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और फिजिकल स्ट्रेंथ, बट इट इज़ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ एंड सोशल वेल बीइंग। तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी फोकस है, मेंटल स्ट्रेंथ पे भी फोकस है, और आपके वेल बीइंग पे भी फोकस किया जा रहा है। तीनों चीज़ों को मिला के हम बात कर सकते हैं कि इट इज़ हेल्थ। ठीक है, फिर वही रिलेशन, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी रहेगी तो लेबर की प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की कैपेसिटी, पढ़ाई करने की कैपेसिटी, हर चीज़ में आपको फ़ायदा होगा। अगेन अपनी कंट्री की नेशनल इनकम जो है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सही बात है। प्रोडक्टिविटी राइज होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। अब इसके लिए बोल रहे हैं कि 2 एस्पेक्ट्स जो है वो नेसेसरी है गुड हेल्थ के लिए। एक बैलेंस डाइट, खाना पीना जो है उसकी हैबिट्स, और एक अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर किसी को कोई हेल्थ इशू होता है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया में एवरेज जो इट वॉज 32 ईयर्स ओनली 1951 में, लेकिन उसको अब बढ़ा के 63.5 तक लेके आए हैं बिकॉज ऑफ द बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब छोटे बच्चों की जो डेथ हो जाती है उस चीज़ की बात हो रही है, वो भी कम हुआ है, तो वो अच्छी बात है। पहले जो रेशियो था इट वाज 146 इन 1951, और अब इसको इन्होंने रिड्यूस करके 44 तक लेके आए, तो ये अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ का एक आउटकम। बाकी डेटा दे रखा है यहाँ पे, हेल्थ सिचुएशन में पूरा डेटा है। डेटा आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें और कोई चॉइस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट जो है इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगेन एक ग्रोथ इंजन का पार्ट है, और डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो डेवलपमेंट डायरेक्टली रुक जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करो, सर्विस प्रोवाइड करने की बात करो, इंटरनेट की बात करो, ऑनलाइन सर्विसेज की बात करो। विदाउट इंटरनेट ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। तो उसका जो रिलेशन है ग्रोथ के साथ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आज की डेट में सब मशीनों से काम हो रहा है, इरीगेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल में भी पहले सब कुछ हैंड वर्क था, लेकिन अब उसमें भी मशीन्स का यूज़ धीरे धीरे शुरू हो गया। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी का डेटा दे रखा है कि कौन से केस में कब कितनी इलेक्ट्रिसिटी सरकार जो है जनरेट कर पा रही थी, प्रोडक्शन कितना हो रहा था, कितना नहीं, ये सब बताया हुआ है, तो वो डेटा आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो सोर्सेज हैं जो इंडिया में फॉलो किए जा रहे हैं, उसमें थर्मल पावर है, दैट इज़ कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना जो पॉल्यूटिंग हो जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी के थ्रू, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके, जो आज की डेट में बहुत कम है लेकिन ग्रोइंग है। विंड मिल, बायोगैस, सोलर एनर्जी अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। विंड मिल मतलब रीन्यूएबल सोर्सेज पे फोकस किया जा रहा है, तो सोलर एनर्जी इज़ लाइक वेरी इन ट्रेंडिंग, ट्रेंड में बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और उसकी वजह से ये भी है कि पोल्यूशन कम हो रहा है, कोल का यूज़ और डिपेंडेंस कम हो रही है, तो अच्छी बात है। बाकी के जो एफर्ट्स लोगों ने मतलब किए हैं, सरकारों ने, वो दे रखे हैं। सब्सिडीज़ दी जा रही है, सोलर प्रोडक्ट्स आप बाई करते हो तो उस पर आपको सब्सिडी मिलती है, उसकी वजह से सस्ता पड़ता है, तो लोग भी इनकरेज होते हैं, और हमारा डिपेंडेंस नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज पे कम हो जाता है, जैसे कोल पे, ये बोला। विंड मिल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी इनकरेज करने के लिए सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। डेटा आप देख सकते हैं कौन से सेक्टर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, हाउस होल्ड घरों में कितनी, एग्रीकल्चर में कितनी, इंडस्ट्रीज़ में कितना, ट्रांसपोर्टेशन में कितना, थोड़ा बहुत पिल्फरेज भी होता है। पिल्फरेज मतलब जैसे बिजली वेस्ट हो जाती है ट्रांसफ़र करते टाइम, पिल्फरेज, तो ऐसा चोरी नहीं कर रहा है कोई, लेकिन वेस्ट हो जाती है, वो होने वाला है क्योंकि वो प्रोडक्ट वैसा है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, तीनों कर रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं? तो सबसे पहला जो चैलेंज बोला है वो पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज़ ना कर पाना, बिकॉज रॉ मटेरियल की शॉर्टेज एंड ऑल ये सब चीज़ें रहती है। इलेक्ट्रिसिटी जितनी है उतनी इनफ नहीं है, और इकोनॉमी को उतना हम तेज़ नहीं चला पा रहे। अगर और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अवेलेबल हो तो हम और भी ज़्यादा तेज़ तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ये भी है। प्रोडक्शन कम है कैपेसिटी से, वो तो पॉइंट हो ही गया। इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्टेज, थेफ्ट, चोरी भी होती है, बिजली की चोरी लोग बहुत करते हैं। सरकारी जहाँ से कनेक्शन जा रहा होता है ना, वहाँ अपना तार लगा के अपने घर की बिजली भी उसे ही चला लेते हैं, ऐसा भी होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई फैक्टर्स लाइक हाई कॉस्ट, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, स्कैरसिटी ऑफ कोल, मैंने आपको बोला कोयले की कमी हो जाती है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है, तो ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रेलवे। रेलवे तो ब्रिटिश रूल के टाइम से चल रहा है, और पहली रेल जो उन्होंने स्टार्ट की थी उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 1853।
और उसके बाद अब जाके हम देखते हैं तो रेलवे तो लाइफलाइन बन गई है, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में रेलवे को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जा रहा है, लोग ट्रैवलिंग के लिए उस पर डिपेंडेंट भी हैं, डेली कम्यूटर्स भी उस पर डिपेंड करते हैं, तो ये सब भी हो रहा है। ठीक है, अब बोला इंडिपेंडेंस के बाद जो है रेलवे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया और वो अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट चला रहे हैं। रेलवे नेटवर्क हमारा एशिया में बोल रहे हैं कि नंबर 1 है, पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क हमारा है। ठीक है, 14 लाख पीपल को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है रेलवेज में, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, अगेन डेटा सब दे रखा है। ठीक है, तो ये सब अच्छी बातें की है यहाँ पे। रेलवे स्ट्रॉन्ग होने से ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रॉन्ग होगा, क्विक होगा, लोग काम पे जल्दी पहुँच पाएंगे, अपने डेस्टिनेशन में जल्दी पहुँच पाएंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन के सामने आएगा, दैट इज़ रेलवे फैसिलिटी, वैसा बोला है। और क्या पार्ट है इसमें, अब बोल रहे हैं कि जो भी 5 साल की जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग कमीशन होती है, तो उन्होंने रेलवेज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए समय समय पे अच्छे स्टेप्स लिए, जिसके थ्रू आज हम देख रहे हैं कि रेलवे ज़्यादा सेफ़ हो गया है, फास्ट हो गया है, क्लीन हो गया है, मेंटेन भी होने लगा है, और हमारे पास बहुत सारे चॉइस अवेलेबल होती है अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है। नंबर ऑफ़ ट्रेन एक रूट पे वो चला रहे हैं, तो ये सब प्लस पॉइंट्स हैं जिस पे सरकारों ने समय रहते हर 5 ईयर प्लान में काम किया ही। नेक्स्ट पार्ट है, इट इज़ रिगार्डिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में आपको क्या ही बताऊँगा, ऑलरेडी हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो पेट्रोलियम का जो टॉपिक है वैसे भी लास्ट टॉपिक है। इसमें बोला है कि इंडिया में रिफाइनरीज़ हैं पेट्रोलियम के लिए, ONGC है जो सरकार ने सेटअप की, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो पेट्रोलियम सेक्टर में काम कर रही है। रिलायंस इतना बड़ा नाम है, पेट्रोलियम कंपनीज़ अगर इसके बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बहुत सारी हैं। SR जो है उनके भी पेट्रोल पंप्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ बनी हुई है। तो इन सब लोगों ने अपना अपना सेटअप किया हुआ है और ये एक एनर्जी सोर्स के तौर पे हमें हेल्प कर रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा इन टॉपिक्स के बारे में। जो डेटा है वो डेटा पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, आपको उसको रीड करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं समझ आता, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब आपको एफर्ट करना है और एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। मीनवाइल कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड देन हम उसके जो भी डाउट्स है वो कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एवरीवन।